साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं आपको बताने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इससे ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। तो चूँकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ साथियों कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान, उनकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराने के लिए बट्स एक्ट 2019 के अनुसार हम लगातार 2.5 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। और 1 सितंबर 2024 से तो लगातार पूरे देश में हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, जिसका आज 43वां दिन है। और 43वें दिन भी हमारे जुझारू साथी, बहादुर साथी, देशभक्त साथी पूरी लगन, शिद्दत, समर्पण, सिद्धांत और परिश्रम के साथ आंदोलन में जुटे हुए हैं, जो काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। मैं अपने तमाम साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस आंदोलन को लगातार 43 दिन तक देश भर में चलाया और आगे भी तब तक चलाते रहेंगे जब तक विजय श्री प्राप्त ना हो जाए, यानी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान ना हो जाए। प्रत्येक निर्दोष व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार ना मिल जाए और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित ना हो जाए। इन तीनों कामों को करने के बाद हम इस असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे, अन्यथा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं। या तो प्राण त्याग देंगे लड़ते लड़ते, या फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे साथियों। इस संकल्प के साथ हमने इस आंदोलन को आरंभ किया है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे संकल्प की पूर्ति स्वयं नारायण करेंगे। ये मुझको पता है, आप सबको भी पता होना चाहिए कि हम पराजित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी चूँकि हम इंसान हैं और नियति का कुछ पता नहीं है, सच्चाई तो ये भी है कि कल का नहीं पता होता कि कल क्या होगा, आने वाली श्वास वापस आएगी या नहीं आएगी, अगले पल ही हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन इस सत्य के बावजूद भी एक बड़ा सत्य और है साथियों, लोक सत्य जिसे बोल देते हैं, और वो ये है कि हमारा केवल कर्म पर अधिकार है। परिणाम क्या होगा ये परमात्मा तय करते हैं, समय तय करता है। लेकिन जो लोग सत्य के साथ निहित स्वार्थों से परे जाकर लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र हित में कोई काम करते हैं, सत्य की, न्याय की, धर्म की स्थापना के लिए, तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनको विजय श्री दिलाते हैं और उनके कर्म का सुफल उनको ज़रूर मिलता है। तो हम कर्म पर अपना अधिकार मानते हुए केवल अपना कर्म करते रहें, बिना किसी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। उस पर ही हमारा अधिकार है और परिणाम परमात्मा तय करेंगे। हो रहा है परिणाम तय आपका, कल आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी एक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, और उस भारतीय जनता पार्टी का भारत में शासन है साथियों, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कल चूँकि दशहरा, उनका स्थापना दिवस भी होता है, विजयदशमी के दिन ही RSS की स्थापना हुई थी, तो अपने स्थापना दिवस पर जो उन्हें संबोधन दिया अपने स्वयं सेवकों को, वो अति विचारणीय था।
और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कुछ लोग हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देने चाहते हैं और उन्होंने बांग्लादेश के हालात को कुल मिलाकर बुरा बताया कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अनैतिक था, बुरा था। लेकिन साथियों, बांग्लादेश में जो हुआ वो बुरा और अनैतिक कैसे था, इसका स्पष्टीकरण मोहन भागवत ने नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। चूंकि बांग्लादेश में तो जन क्रांति हुई है, जनता ने परिवर्तन किया है, वहाँ के बेईमान शासकों को ये सिद्ध करके दिखाया कि जनतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। शासक केवल और केवल उसके नौकर होते हैं और शासन में बैठे हुए लोग यदि जनता के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, उनके अधिकारों पर डकैती डालेंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे, ठगी करेंगे, लूट करेंगे, करप्शन करेंगे, तो जनता को ये अधिकार है कि वो ऐसे बेईमान शासन को बिना किसी चुनाव प्रक्रिया का पालन किए उखाड़ कर फेंक दे। और बांग्लादेश की जनता ने जो किया, बहादुर जनता ने, उसकी सारी दुनिया में प्रशंसा हुई है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश पूरी दुनिया का बांग्लादेश की जनता की आलोचना नहीं कर सका है। बांग्लादेश ने जो निर्णय लिया अपने बेईमान शासकों को उखाड़ फेंकने का, उसकी सारी दुनिया ने प्रशंसा की है, किसी ने भी आलोचना नहीं की और न किसी ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंध खत्म किए हैं। खुद इन्होंने, हमारे वाले ठगों ने भी बांग्लादेश से अपने रिश्ते समाप्त नहीं किए हैं। यदि मोहन भागवत को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अनुचित था, गैर कानूनी था, तो उन्हें अपने दत्तक पुत्र नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए, जो देश का शासक है, कि वो बांग्लादेश से संबंध विच्छेद कर ले। एक ठगनी को संरक्षण एक ठग शासक ने दिया देश की ओर से। आज भी हिंदुस्तान ने वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वैध तरीके से आश्रय नहीं दिया है देश में रहने के लिए। उसको अवैध रूप से, चूँकि वो एक ठगनी थी, बेईमान थी, जनता ने उसको उखाड़ फेंका, उसके शासन को वहाँ से। तो चूँकि हमारा शासक भी ठग है, बेईमान है, मुंह में ताले लग जाते हैं जब भी सत्य और न्याय की बात आती है, जनता के अधिकारों की बात आती है, तो वो केवल भावनात्मक बातें करके जनता को गुमराह करता है। इसलिए उसने अपने व्यक्तिगत स्तर से बांग्लादेश की भगोड़ी प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी। देश ने शरण नहीं दी है, भारत ने उसको, और न बांग्लादेश ने उसको निर्वासित किया है। इसलिए कोई अगर ये छाती ठोंक रहा है कि उसे हिंदुओं ने शरण दी है, तो ये गलत है। किसी हिंदू ने शरण नहीं दी है, न किसी देश ने शरण दी है उसको। एक ठगनी को दूसरे ठग शासक ने शरण दी है, जो दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री है। यदि कोई ईमानदार शासक होता तो वो कभी बेईमान ठगनी को गैर कानूनी रूप से शरण नहीं देता और अब तक उसे उसके देश के हवाले कर देता, ताकि वो देश उसे अपने कानून के हिसाब से दंडित कर सकता। तो मोहन भागवत की ये आशंका मिथ्या है, भ्रम है उनका। उनको ये आशंका व्यक्त करने की जगह अपने सेवक कहें, दास कहें, क्या कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आदेश करना चाहिए था कि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए जो कानून तुम्हारी सरकार ने, देश की संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, उसे 5.5 साल बीत जाने के बाद भी तुम क्रियान्वित क्यों नहीं कर रहे हो, इसका जवाब दो। और यदि तुम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, अपने देश के कानून का सम्मान नहीं करोगे, तो देश तुम्हारे शासन को भी उसी प्रकार उखाड़ फेंकेगा जैसे बांग्लादेश ने अपनी ठग प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंका। ये हिदायत देनी चाहिए थी मोहन भागवत को। उनका ये धर्म भी बनता था, दायित्व भी बनता था। यदि वो वास्तव में भारत को प्रेम करते हैं या देशभक्त हैं या हिंदुत्व को भी प्रेम करते हैं, तो उनको यही आदेश देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, ताकि नरेंद्र मोदी न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाए गए नियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का
देश भर में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते, अपितु सबका भुगतान करवाते और जिन्हें देश में अन्नदाता कहा जाता है, किसान, उनके लिए उनकी फसलों की खरीद के लिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का अधिकार उन्हें देते कानून बनाकर। और जो देश का निर्माण करते हैं, सही मायनों में जो राष्ट्र निर्माता हैं देश के मजदूर, उनको भी न्यूनतम वेतन की गारंटी का अधिकार दिया जाता कि अगर देश में कोई भी उद्योगपति, प्रबंधक, मैनेजमेंट, ठेकेदार देश के किसी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा तो वो देशद्रोह माना जाएगा, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, उसके तमाम धंधे बंद कर दिए जाएंगे और देश के मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए थी। देश के किसानों को, अन्नदाताओं को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए थी। देश के ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी देनी चाहिए थी। देश के उन निर्दोष करोड़ों एजेंटों को जो नरेंद्र मोदी द्वारा बंद की गई पोंजी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स में काम करते थे, उन्हें सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास के अधिकार की गारंटी देनी चाहिए थी। और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रत्येक ठग को, चाहे वो राशिद नशीम हो या मितेश अग्रवाल, सुब्रत राय सहारा या उसकी पत्नी स्वप्ना राय या ओपी श्रीवास्तव या निर्मल सिंह भंगू का खानदान, परिवार, या कोई PPS सेठी या कोई प्रीतम सिंह कांग्रेस विधायक या कोई और ठग, राहुल मोदी और मुकेश मोदी जैसे, उन सबको सजाए मौत दिलवाते हुए हमारा सहयोग करना चाहिए था, हमारी न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति करनी चाहिए थी, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया। और नरेंद्र मोदी के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी ये कर्तव्य बनता था कि वो इस मुद्दे पर मुंह खोलते। तथाकथित ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल का भी ये फर्ज था कि वो इस मुद्दे पर मुंह खोलता। और दूसरे तमाम चीफ मिनिस्टर्स हमारे देश के, उन सबका भी ये नैतिक दायित्व बनता था कि वो विधि का पालन करते और देश के करोड़ों लोगों को ये कठोर निर्णय लेने के लिए विवश ना करते कि वो शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करें। जो असहयोग आंदोलन कभी पिछली सदी में 1920 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारत ने किया था, वो असहयोग आंदोलन यदि आज मोदी सरकार और देश की तमाम राज्य सरकारों के खिलाफ हो रहा है तो उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो हमारी राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार है और सदनों में बैठे हुए वो विपक्षी दल हैं जिन सब ने ठगी मामलों पर अपने मुंह को सील लिया है, मौन हो गए, जो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सबके लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दल ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं। और इन सबको लगता है कि यदि ठगों पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको दंडित कर दिया गया, BNS 2023 की धारा 111 के अंतर्गत तमाम ठगी प्रकरणों में बट्स एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई, तो सारे सांसद, विधायक, वो किसी भी दल के हों, सब फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इस वजह से साथियों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देश का कोई भी NGO, देश का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक कहता हो अपने आप को मोहन भागवत की तरह, या कोई धर्म का खिलाड़ी हो, कोई भी इस विषय पर मुंह नहीं खोलता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सब या तो स्वयं ठग हैं या उनके लोग ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं। इसलिए ये पीड़ा इतनी बढ़ गई लोगों की, करोड़ों लोगों की, कि उन्हें सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लेना पड़ा। और अब यदि सरकार या सरकार के रहनुमा मोहन भागवत जैसे लोग ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो ये उनकी चिंता
देशभक्ति से परिपूर्ण नहीं है। उनकी चिंता उन ठगों को बचाने के लिए है जो आज शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, उद्योगों पर जिनका कब्जा है, समाज पर जिन्होंने बेईमान मीडिया के मार्फत मानसिक रूप से संपूर्ण समाज पर भी जो ठेकेदार हैं उन पर कब्जा कर लिया है। और ये स्थिति, ये दुर्दिन, ये भयावह स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार कोई है तो वो तमाम लोग हैं जो स्वयं को राष्ट्र के ठेकेदार बनते रहे। राष्ट्र के ठेकेदारों का ये कर्तव्य नहीं था कि वो ठगों को और अपराधियों को संरक्षण देते, उन्हें बचाने के लिए तरह तरह के भावनात्मक जाल बुनते। उनका कर्तव्य तो ये था कि वो भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए नरेंद्र मोदी पर, देश के तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स पर दबाव बनाते, उनसे कहते कि भुगतान करो, क्यों जनता सड़कों पर आ रही है, क्यों जनता बिलख रही है, क्यों उनकी पीड़ा तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। इसलिए देश विवश होकर आज असहयोग आंदोलन पर है और ये असहयोग आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते, तब तक ये जारी रहेगा। और हम कोई विदेशों से फंडिंग नहीं ले रहे, किसी कॉरपोरेट घराने से कोई फंडिंग नहीं ले रहे, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे, कोई हिंसा कहीं नहीं कर रहे हैं। हमारी न्यायपूर्ण मांग है, अहिंसक सत्याग्रह है, अपने बल से कर रहे हैं, अपने ठगी पीड़ित साथियों के बल से कर रहे हैं। उनसे चाहे 1 रुपये ले रहे हैं, उनसे चाहे भीख मांग रहे हैं, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बल से इस आंदोलन को चला रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत जल्दी बांग्लादेश के आंदोलन से कहीं ज़्यादा बड़ा आंदोलन बन जाएगा। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी समेत देश के उन तमाम चीफ मिनिस्टर्स को जो इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे, उनको सत्ता त्यागनी होगी। और ये मैं चेतावनी भी देता रहा हूँ, गारंटी भी देता हूँ कि जैसे शेख हसीना को सेफ साइड दे दी गई भागने के लिए बांग्लादेश द्वारा, हम ऐसी सेफ साइड नहीं देंगे किसी भी ठग को, बेईमान को, चाहे वो शासन की कुर्सी पर हो, न्यायपालिका की कुर्सी पर हो, प्रशासन की कुर्सी पर हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो, उसको हम भागने नहीं देंगे, हिंदुस्तान में ही रखेंगे। और जो भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 111 है, उसका उपयोग प्रत्येक ठग पर और बेईमान पर करेंगे। हिंदुस्तान को, भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराकर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और प्रत्येक ठगी पीड़ित को ही नहीं, देश के प्रत्येक किसान को, मजदूर को, युवा को, बेरोजगार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देंगे कि उनका भुगतान हो, उनके जीवन यापन में कहीं कोई बाधा ना आए, सुखमय जीवन देश के प्रत्येक नागरिक का बने, ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान को देंगे साथियों। और इसके लिए मुझे देश के प्रत्येक उस व्यक्ति का सहयोग चाहिए जिसके मन में अंश मात्र भी देशभक्ति अभी जीवित है। तमाम साथी तन से, मन से, धन से इस आंदोलन को सहयोग करें। कल मैं योग भूमि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंच रहा हूं। वहां पर सभा है हमारी, सभा करेंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। भुगतान की गारंटी के अधिकार के कानून में क्यों अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्या शासन की ओर से उनको ऐसे निर्देश थे कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, या उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। अपनी मर्जी से किया है तो हम शासन से मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को दंडित करें। और शासन ने अगर उनको ऐसे निर्देश दिए थे तो फिर शासन को दंडित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे साथियों। और कार्यक्रम कई हैं, लगातार कार्यक्रम हैं, लेकिन छुट्टियां कई बीच में पड़ रही हैं साथियों। इन छुट्टियों की वजह से थोड़ा असमंजस की स्थिति है, चूँकि साथियों का ये दबाव रहता है कि ज्ञापन जरूर दिया जाए। तो अगर छुट्टियां भी हैं तो ज्ञापन पुलिस को दे दें, नहीं तो ज्ञापन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब तो ज़रूरत है जनमत पैदा करने की, ताकि 15 नवंबर को हम संसद के लिए चंबल से पदयात्रा शुरू कर सकें और संसद की
नदियों के पवित्र जल से धुलाई करके संसद की और सांसदों की इनकी मरी हुई आत्मा को जीवित करके इनमें राष्ट्रभक्ति पैदा कर सकें और देश के कानून का, देश के जनतंत्र का सम्मान बचा सकें। अभी 9 बजे लाइव हो रहा हूं फेसबुक पे, तमाम साथी जुड़ना। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, सब साथी जुड़ना, लंबी चर्चा करेंगे। यूट्यूब पर इतना वीडियो काफ़ी है। तो जय हिंद, जय भारत।